आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में। किसके बारे में? जल परिवहन के बारे में। भारत में जल परिवहन। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत में जल परिवहन के विकास का उल्लेख कीजिए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि भौगोलिक परिस्थितियां कहां तक सहायक हैं। यानी हमको इस वीडियो में जल परिवहन के विकास के बारे में पढ़ने को मिलेगा और भौगोलिक परिस्थितियां कहां तक सहायक होती हैं जल परिवहन के विकास में। तो भारत में जल परिवहन, वाटरवेज इन इंडिया। तो देश में रेल मार्गों के विकास से पूर्व जल परिवहन का विशेष महत्व रहा है। जल परिवहन के अंतर्गत नदियां परिवहन का प्रमुख साधन था। देश का अधिकांश व्यापार उत्तर एवं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों द्वारा किया जाता था। गंगा, यमुना, गोमती, सोन एवं अन्य नदियां प्रमुख जल मार्ग थी। यानी देश में रेल मार्ग के विकास के पहले जल परिवहन का विकास हो गया था और उसका सबसे बड़ा महत्व रहा है। और जल परिवहन के अंतर्गत नदियां परिवहन साधन का मुख्य साधन था। जो देश के अधिकांश भाग पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के द्वारा किया जाता था। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, गोमती, सोन। ये नदियां किस ओर बहती थी? पूरब की ओर। यानी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, गोमती, सोन ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। फिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों में बड़े बड़े स्टीमर चलते थे, यानी नाव चलते थे। सन 1950 में गंगा नदी में लगभग 320 किलोमीटर तक स्टीमर का नियमित संचालन होता था। वर्तमान समय में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के नौगम्य लंबाई लगभग 6200 किलोमीटर है, किंतु नदियों में केवल 485 किलोमीटर नदियां ही प्रयुक्त हो रही हैं। भारत की नदियों में गाद की अधिकता जल परिवहन की एक प्रमुख समस्या है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जल परिवहन हेतु विकास के लिए राष्ट्रीय जल मार्ग योजना लागू की गई थी। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों में जल परिवहन के विकास के लिए राष्ट्रीय जल मार्ग योजना लागू की गई थी। पहले क्या था कि बनारस से कलकत्ता तक गंगा नदी में स्टीमर चलते थे, यानी नाव चलते थे, जिससे भारी माल आसानी से भेजा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ? गंगा नदी में गाद और कम पानी की वजह से स्टीमर चलाना मुश्किल है, यानी नाव चलाना मुश्किल है। इसलिए केवल कुछ हिस्सों में ही नाव की फेरी या सेवा चल पाती है। अब कुछ सरकारी प्रयास भी किए गए हैं। गंगा जल मार्ग परियोजना के तहत प्रयागराज में हल्दिया तक जल परिवहन विकसित करने का काम भी चल रहा है। इसको हम एक पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। उस पैराग्राफ का डिटेल्स हम आपको अच्छे से समझाएंगे। उस समय ब्रह्मपुत्र नदी में डिब्रूगढ़ तक, गंगा नदी में पटना से लगभग 1100 किलोमीटर ऊपर गढ़मुक्तेश्वर तक, यमुना में आगरा तक बड़े बड़े स्टीमर चलते थे। सन 1950 तक घाघरा नदी में गंगा के संगम से 320 किलोमीटर अयोध्या तक नियमित रूप से जल परिवहन होता था। वर्तमान समय में देश में लगभग 14,344 किलोमीटर लंबे जल मार्गों पर परिवहन होता है, जिसमें 5200 किलोमीटर लंबी नदियां तथा 485 किलोमीटर लंबी नहरें हैं। पुराने समय में क्या था? पुराने समय में भारत की नदियां बड़े बड़े जहाज और स्टीमर चलते थे। फिर क्या हुआ? ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना जैसे बड़ी नदियां में लंबी दूरी तक जहाजों में नियमित संचालन था। फिर 1950 तक घाघरा नदी में भी अयोध्या का जल परिवहन होता था। लेकिन आज देश में कुल लगभग 14,344 किलोमीटर लंबे जल मार्ग है, जिसमें नदियां और नहरें शामिल है। जैसे गंगा नदी पटना से गढ़मुक्तेश्वर तक जहाज चलते थे और यमुना नदी आगरा तक चलते थे और घाघरा नदी का अयोध्या तक जलमार्ग था। और आज की नदियां और नहरें मिलाकर 14,344 किलोमीटर का जलमार्ग उपलब्ध है। अब आता है उत्तरी भारत के प्रमुख जलमार्ग, यानी उत्तरी भाग में जलमार्ग का विकास कैसे हुआ। उत्तरी भारत के प्रमुख जलमार्ग जल परिवहन की दृष्टि से दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत की नदियां अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत की अधिकांश नदियां हिमालय के हिमाच्छिद पर्वत शिखरों से अवतीर्ण होने के कारण वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती हैं। इसलिए ये वर्ष पर्यंत जल परिवहन के लिए प्रयुक्त रहती हैं। परंतु ये नदियां अपने साथ पर्याप्त मात्रा में रेत, मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिनसे निक्षेपण से नदियां घाटियां एवं उथली हो जाती हैं, जिससे क्या होता है? जल परिवहन में कठिनाई आती है। इसलिए नदियों की तलहटी से अनावश्यक सामग्री को हटाते रहना पड़ता है और बाढ़ आने से भी नदियों की परिवहन उपयोगिता में कमी आती है। अब गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है, उसमें क्या होता है? हिमालय से गर्मी के दिनों में भी बाढ़ आती है। क्यों? क्योंकि वह बर्फ पिघलकर पानी बनता है, जिससे वहाँ वर्ष भर जल भरा रहता है, यानी साल भर जल परिवहन वहाँ संभव होता है। अब एक समस्या ये आती है कि नदी में रेत जमा हो जाता है। यानी गंगा नदी की जो लहरें होती हैं वो क्या करती हैं? अपने साथ रेत, कंकड़, पत्थर बहा के ले जाती है, जिससे जहाजों के लिए मुश्किल होता है, यानी जल परिवहन के लिए मुश्किल हो जाता है। और बाढ़ के समय जल मार्ग अस्थायी रूप से बंद
बंद हो जाता है। अब इसका यही समाधान है कि जल मार्ग को हमेशा साफ करते रहना, तभी जल परिवहन संभव होता है। फिर उत्तरी भारत के प्रमुख जल मार्ग में दूसरा पैराग्राफ है, गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां उत्तर भारत के प्रमुख जल मार्ग हैं। इन नदियों के पर्वतीय एवं उच्च मैदानी भाग लकड़ी के गड्ढे ढोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। गंगा नदी के इलाहाबाद से कलकत्ता तक के मार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिया गया है। इसमें स्टीमर चलाए जाते हैं और भागीरथी नदी पर फरक्का बांध बन जाने से इस जल परिवहन का महत्व बढ़ गया है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों की जल परिवहन क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडला की स्थापना की गई और गंगा कावेरी राष्ट्रीय जल श्रृंखला भी जल परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। इसके क्रियान्वयन से लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में जल परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र साथ उसकी सहायक नदियां उत्तर भारत के मुख्य जल मार्ग हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो उत्तर भारत के मुख्य जल परिवहन होती हैं। फिर इन नदियों में पर्वतीय और मैदानी हिस्सों में लकड़ी आदि सामान ढोने के लिए जल मार्गों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन नदियों का इस्तेमाल पर्वतीय और मैदानी हिस्सों में लकड़ी आदि सामान ढोने के लिए किया जाता है। फिर गंगा नदी का इलाहाबाद से कलकत्ता तक का हिस्सा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। यानी गंगा नदी को इलाहाबाद से कलकत्ता तक का हिस्सा, कहाँ से कहाँ तक का, इलाहाबाद से कलकत्ता तक का हिस्सा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था, जहाँ स्टीमर चलते हैं। अब एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग का मार्ग कहाँ से कहाँ तक घोषित किया गया था, इलाहाबाद से कलकत्ता तक घोषित किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर फरक्का बांध बनने के बाद इस जल मार्ग का महत्व और बढ़ गया। यानी जब फरक्का बांध बनाया गया तो इस जल मार्ग का महत्व अधिक हो गया, यानी बढ़ गया। फिर 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल की स्थापना हुई। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल की स्थापना कब हुई? 1952 में, ताकि इन नदियों की जल परिवहन क्षमता और बढ़ाई जा सके। फिर आपको ध्यान में रखना है, गंगा कावेरी राष्ट्रीय जल श्रृंखला भी जल परिवहन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। और एक बात और, इस परियोजना में लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में जल परिवहन सुविधा उपलब्ध होंगी। फिर अब आता है अगला पॉइंट, दक्षिण भारत के प्रमुख जल मार्ग। हमने पढ़ा उत्तरी भारत के प्रमुख जल मार्ग, अब पढ़ेंगे दक्षिणी भारत के प्रमुख जल मार्ग। दक्षिण भारत में परिवहन के साधन के रूप में नदियों की तुलना में नहरों के अधिक महत्व है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनकी सहायक नदियां हैं तथा इनसे निकली गई नहरें जल परिवहन के प्रमुख मार्ग है। चूँकि दक्षिण भारत की नदियों में जल पूर्ति का स्रोत वर्षा का जल है, इसी कारण यहाँ की नदियों की घाटी ऊपरी भागों की तुलना में निचले भागों में जल परिवहन के अत्यधिक विकास संभव हो सका है। बंकिम घाट, करनूल, कुडप्पा तथा पूर्वी एवं पश्चिमी नहरें सिंचाई के साथ साथ परिवहन मार्ग के रूप में भी विशेष महत्व रखती हैं। अगर हम दक्षिण भारत की नदियों की तुलना करें उत्तरी भारत की नदियों से, तो नहरों का जल परिवहन में ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। उसमें क्या होता है, वर्ष भर जल भरा रहता है, यानी वर्ष भर जल का बहाव बना रहता है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो उसमें सिर्फ वर्षा का जल होता है। तो दक्षिण भारत की नदियों में नहरों का जल परिवहन में ज्यादा महत्व होता है। और इसकी मुख्य नदियां कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उसकी सहायक नदियां। और इन नदियों से बनाई गई नहरें भी जल परिवहन के प्रमुख मार्ग होते हैं। और दक्षिण भारत की नदियों का जल वर्षा पर निर्भर होता है, यानी जो दक्षिण भारत की नदियां होती है वो वर्षा पर निर्भर होती हैं, इसलिए इसकी ऊपरी भागों की तुलना में निचले भागों का जल परिवहन बेहतर होता है। महत्वपूर्ण नहरें कौन कौन सी है? बंकिम घाट, करनूल, कुडप्पा, पूर्वी और पश्चिमी नहरें ये सिंचाई के साथ साथ जल परिवहन का भी काम करती हैं। अब आता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में जल मार्गों का विकास किन किन कारणों से हुआ। तो देश की आर्थिक व्यवस्था में जल मार्गों का विकास किन किन कारणों से हुआ? पहला पॉइंट है, बाढ़ के दिनों में रेल व सड़क परिवहन प्रायः बंद हो जाते हैं, तो जल परिवहन लाभदायक होता है। यानी जब बारिश अधिक होती है तो बाढ़ आता है, और जब बाढ़ आता है तो परिवहन पूरा बंद हो जाता है। तब क्या करेंगे? अब परिवहन साधन के लिए कुछ न कुछ उपयोग तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के दिनों में जब सड़क एवं रेल बंद हो जाते हैं तब एक ही ऑप्शन होता है, जल परिवहन। यानी जल परिवहन के माध्यम से अपने रोजमर्रा का काम किया जाता है। फिर लंबी दूरी पर माल ढोना जल मार्ग में सस्ता पड़ता है। यानी अगर लंबी दूरी तय करनी हो तो रोड परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा जो जल परिवहन होता है वो सबसे सस्ता साधन होता है। फिर अगला है तीसरा, नावों एवं जहाजों में अलग अलग प्रकार का माल एक साथ भेजा जा सकता है, जो रेल परिवहन और सड़क परिवहन में कठिन होता है। यानी अगर रेल परिवहन के माध्यम से सामान्य माल को भेजा जाएगा तो सिर्फ एक ही प्रकार का भेजा जाएगा। जैसे एक ट्रेन में अगर कोयला जाएगा
कोयला ही कोयला ले जा सकते हैं, लेकिन नाव में अलग अलग प्रकार के सामान को भेजा जा सकता है, जो रेल परिवहन में ऐसा संभव नहीं है। फिर नदी मार्ग को सही व चालू रखने के लिए कम लागत लगती है, यानी नदी मार्ग को मैनेजमेंट करने में लागत बहुत कम लगती है, ना के बराबर, जिससे आर्थिक व्यवस्था में जल मार्ग का विकास होता गया। तो इन कारणों की वजह से जल मार्ग का विकास अत्यधिक बढ़ गया। अब हम आते हैं भारतीय नदियों में परिवहन के मार्ग में भौगोलिक कठिनाइयाँ क्या क्या हैं, यानी जो हमारी भारत की नदियां हैं उसमें परिवहन के मार्ग में कौन कौन सी भौगोलिक कठिनाइयां हैं। पहला पॉइंट है कि वर्षा ऋतु में नदियां उमड़ आती हैं और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं और तीव्र वेग के कारण उनका मार्ग परिवर्तन भी हो जाता है। कहने का मतलब कि नदियां मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं, कभी बारिश तो कभी तेज बहाव तो कभी गर्मी कभी सूखा, जिससे परिवहन के मार्ग में कठिनाइयां आती हैं। फिर दूसरा, नदियां मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं और साथ ही पेटे में रेत के टीले भयावह हो जाते हैं, यानी जो डेल्टा और रेत के टीले होते हैं जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं वो पानी के मार्ग में बाधा डालते हैं, जिससे जल परिवहन में कठिनाइयां आती हैं। फिर अगला है, दक्षिण भारत की नदियां झरने बनाती हैं और उसमें पानी में कमी रहती है। जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं वो नदियों में झरने और पानी की कमी है। फिर चौथा है, उत्तर भारत की नदियों के किनारे उथल हो जाते हैं, जिससे माल नदी नावें किनारे तक नहीं पहुंच पाती, यानी उत्तर भारत की जो नदियां होती है कभी कभी बहुत उथली हो जाती हैं और पानी कम होता है, तो किनारे मिट्टी और रेत जमा हो जाती है, जिससे नावें पूरी तरह से किनारे तक नहीं पहुँच पाती, जिससे माल उठाने और पहुँचाने में दिक्कत होती है। फिर पांचवा, रेलों एवं सड़कों का प्रबंध नदी के किनारे तक नहीं है, जिससे नदियों द्वारा लाया गया माल सुविधा से बाजारों तक जा सके। यानी नदियों से माल तो लाया जा सकता है, लेकिन अगर किनारे तक रेल या सड़क की सुविधा नहीं है तो उस माल को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाती है। फिर रेलों एवं सड़कों की तुलना में इसकी कम गति है, यानी नदियों से माल पहुँचाना रेल या सड़क की तुलना में धीमा होता है। इसका मतलब है कि नावें और जलमार्ग के माध्यम से सामान बहुत जल्दी नहीं पहुँच पाता, यानी नदियों से माल पहुँचाना रेल व सड़क की तुलना में बहुत धीमा होता है। इसका मतलब यह है कि नावें और जल मार्ग के माध्यम से सामान बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाता। फिर सरकार ने जल मार्गों के विकास की ओर कम ध्यान दिया, यानी भारत में नदियों और जल मार्गों का विकास पर्याप्त रूप से अभी नहीं हुआ है। सरकार ने इनका सुधार और आधुनिक बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए जल परिवहन सीमित और कम सुविधाजनक है। अब हमने तो पढ़ लिया कि जल मार्ग में कौन कौन सी भौगोलिक कठिनाई आती है। अब इसको सुधारने के लिए यानी जल मार्गों के विकास के लिए कौन कौन सी बातें होती है जो आवश्यक पड़ती हैं। तो पहला हो जाएगा सदावाहिनी नदियों में जिनमें आवश्यक गहराई एवं स्टीमर के लिए पानी मिल सके, यानी जल परिवहन के लिए ऐसी नदियां जरूरी है जो पूरे साल पानी से भरी हो, जिनकी गहराई इतनी अधिक हो कि बड़ी नावें एवं स्टीमर आराम से चल सके। जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जैसे नदियां हैं जो पूरी साल पानी भरी रहती है, इसलिए यहाँ स्टीमर और माल लदी नावें आसानी से चल सकती हैं। फिर दूसरा है, नदियों की धारा तीव्र ना हो, यानी जल परिवहन के लिए जरूरी है कि नदी की धारा बहुत तेज ना हो। तेज धारा वाली नदियों में नावें सुरक्षित और आसानी से नहीं चल सकती। जैसे यदि कोई नदी पहाड़ी क्षेत्र में तेजी से बहती है तो वहाँ माल लदी नावें स्टीमर फंस सकते हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। फिर चौथा है, रेल तथा सड़क के निर्माण में कठिनाई एवं अधिक व्यय है और बाढ़ एवं दलदली क्षेत्रों में रेत एवं सड़क का निर्माण कठिन होता है, यानी बाढ़ वाले और दलदली इलाकों में सड़क एवं रेल बनाने में बहुत मेहनत और खर्चा लगता है। ऐसे इलाकों में जल मार्ग का उपयोग करना आसान और किफायती होता है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि जल मार्गों के विकास के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। अब हम इसका लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। संपूर्ण भारत में नदियों में 10,483 किलोमीटर लंबाई में नावें चलती हैं। उत्तरी भारत की नदियों में 17,000 किलोमीटर तक जलयान चलते हैं और ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, घाघरा तथा हुगली नदियों में परिवहन का कार्य होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में डिब्रूगढ़ से सरिया तक वर्षा ऋतु में 97 किलोमीटर तक बड़े जहाज चलते हैं और ब्रह्मपुत्र में उसकी सहायक तथा सुरमा नदियों में 1380 किलोमीटर बड़े जहाज चलते हैं। यानी भारत में कुल 10,483 किलोमीटर लंबी नदियों में नावें चलती है। ये आपको याद रखना है।
भारत में कुल 10,483 किलोमीटर लंबी नदियों में नाव चलती है। 10,483 किलोमीटर। फिर उत्तरी भारत की नदियों में लगभग 17,000 किलोमीटर जलयान चलते हैं। जो उत्तरी भारत की नदियां होती हैं उसमें 17,000 किलोमीटर क्या चलते हैं, जलयान चलते हैं। फिर प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, घाघरा और हुगली। फिर ब्रह्मपुत्र नदी में डिब्रूगढ़ से सदिया यानी वर्षा ऋतु में 97 किलोमीटर बड़े जहाजों के लिए उपयुक्त है। फिर आता है अगला पैराग्राफ। हुगली नदी में कलकत्ता से सुंदरवन 240 किलोमीटर, घाघरा नदी से गंगा के संगम से बरहज तक 155 किलोमीटर, पटना से लाल गोला तक 507 किलोमीटर जहाज चलते हैं। और दक्षिण भारत में गोदावरी एवं कृष्णा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों में नावें चल सकती हैं। गंगा नदी में मुहाने से कानपुर 805 किलोमीटर तक नावें चलती हैं यानी चला करती हैं। छोटी छोटी नावें तो हरिद्वार तक ही जाती हैं। यमुना नदी में प्रयोग से राजापुर तक साल भर नावें चलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी में मुहाने से डिब्रूगढ़ यानी 1384 किलोमीटर तक नावें चलती हैं। तो गत 20 वर्षों में असम से पांडु एवं जोगी गोपाई स्थलीय पत्तन बने हैं, जो राजा बगान, जलयान, प्रांगण तथा कल्पी कार्यशाला बनाई गई है, जिसमें गंगा पर पटना से चुनार तक मालवाहक जहाज जा रहा है। यानी आपको इसमें याद रखना है, हुगली कलकत्ता से सुंदरवन तक 240 किलोमीटर जो उत्तर भारत की नदियां हैं, घाघरा गंगा का संगम बरहज से 155 किलोमीटर, पटना लालगोता 507 किलोमीटर, गंगा का मुहाना कानपुर से 805 किलोमीटर, छोटी नावें हरिद्वार तक। फिर यमुना प्रयोग से राजापुर तक साल भर नावें चलती हैं, जो ब्रह्मपुत्र मुहाना डिब्रूगढ़ से 1384 किलोमीटर तक चलती हैं। और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती में नावें चल सकती हैं। इसका विकास असम में पांडु और जोगी गोपाई स्थलीय पत्तन बने हैं, जो राजा बगान में जलयान, प्रांगण और काल्पी कार्यशाला तक है। फिर गंगा पर पटना, चुनार और मालवाहक जहाज चलाए जाते हैं। तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि हमारे देश में जल मार्ग कितने महत्वपूर्ण हैं, उत्तर और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और जल मार्गों के विकास के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपके लिए उपयोगी था तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस नदी के जल मार्ग के बारे में जानकारी चाहते हैं। अगर आप और ऐसे शैक्षिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल विजय घाट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। याद रखिए, हमारी नदियां सिर्फ जल परिवहन के लिए नहीं है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें सुरक्षित और विकसित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।